चलिए दोस्तों, आज अपन नया लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, आज नया टॉपिक और इजी टॉपिक पढ़ेंगे। 2-3 दिन से थोड़े से हैवी टॉपिक हमने पढ़ा रहे थे, लेकिन फिजिक्स में आपको सारी चीजें आपको करना पड़ेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बना के चलना पड़ेगा। ये इजी टॉपिक है और बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट डेरिवेशन एज इट इज उठ के आते हैं। ठीक है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब जेई और नीट में भी इनके क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू गिवन सरफेस नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कोई सरफेस दी गई है, उसके परपेंडिकुलरली उस सरफेस से टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through given surface perpendicularly is known as electric flux। ठीक है, आपका क्या होता है, किसी भी सरफेस से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको किस नोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। आप समझना क्या है, मान के चलो ये आपकी सरफेस है। ठीक है, इसका एरिया मान लो आप एस मान लो या डीएस मान लो। ठीक है, इसका नॉर्मल क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है ई। ठीक है, तो आपका ये एंगल क्या हो गया, थीटा। इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये। तो पहले ये ई का हम इधर एक कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, उसमें इस एरिया का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो डी फाई, जब सरफेस छोटी है, एरिया कम है, तो फ्लक्स भी कम होगा। तो डी फाई से नोट करेंगे, डी फाई बराबर ई कॉस थीटा डॉट डी एस, या डी फाई बराबर आपका ई डॉट डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये अगर मैं ये देखो, आपका क्या होता है कि ये जो फाई होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया दोनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अपन डी फाई को क्या लिख सकते हैं, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर मान के चलो ये जो सरफेस है, इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता, तो इसको अपन फाई लिख सकते थे, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। ठीक है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी अपन इसको लिख सकते थे। कई लोग एरिया को एस से न लिख के, सरफेस एरिया न लिख के डायरेक्ट एरिया ए से लिखते हैं, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, और फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको बताया क्या, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट्स यूनिट। ठीक है, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है। आपका देखो कॉस थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। कई बार इसको न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपका फाइनली आपको मिल जाएगा, इसको इक्विवेलेंट करके लिखते हैं, तो वोल्ट मीटर भी आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की।
डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट करना आना चाहिए। न्यूटन को का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m/L/t-2। मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। कूलम का क्या हो जाएगा, AT। तो फाइनली जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा m/L3t-3a-1। ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है तो आप इतना कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। न्यूटन यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL3t-3a-1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके केस की। ठीक है, केस फर्स्ट, इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना हो गया, तो कई बच्चे बोलेंगे सर परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री हो गया। भैया ये जो थीटा होता है वो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का नहीं होता है। तो ये आपका जो एंगल है वो नॉर्मल के साथ निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपका नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E.S cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E.S यानी मैक्सिमम। ठीक है, जब आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, E.S हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। सरफेस के साथ एंगल नहीं होता। अगर सरफेस के साथ एंगल दिया है तो नॉर्मल के साथ एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, वो जैसे ये सरफेस के साथ दिया, ये दिया है, फाई दिया है, तो थीटा कितना होगा, 90 - फाई। तो cos 90 - फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई। जो भी दिया होगा फिर उसको साइन के साथ रखना पड़ेगा, या फिर आपको थीटा निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड अगर अपन बात करते हैं, इफ सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपकी अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो क्या करेंगे, तो पैरेलल है यानी सरफेस पैरेलल है तो नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। मतलब थीटा इस केस में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। थीटा 90 हो गया तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E.S cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाई बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। यानी इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस केस में पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके 2 केस हो गए। यूनिट आपको याद रखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, किस टाइप की क्वांटिटी होती है वो आपको याद रखना है। हाँ, इन फॉर्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। हो सकता है आपको एंगल दिया जाए, सरफेस दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए, मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्म में दिया जाए। कई बार क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया जाता, आपको प्लेन की इक्वेशन दी जाती है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। या एस की जगह पर एरिया का मैग्नीट्यूड दे देंगे और नॉर्मल वेक्टर दे देंगे, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ई सॉरी ई वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड और एन कैप, क्योंकि एन कैप क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, तो उसका भी आपको क्या करना पड़ जाएगा, डॉट वेक्टर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ जाएगा। ऐसे भी कई सारे न्यूमेरिकल आएंगे, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लें। और भी कई टाइप के न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको समझ आएगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स वालों मतलब जेई वालों के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको एक प्लेन दे देंगे जो किसी पॉइंट से 3 पॉइंट से पास हो रहा होगा।
ठीक है। तो आपको मैथमेटिक्स का यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकाल लेनी है, उसका एरिया के टर्म में वो इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर बहुत टफ बनाने जाएंगे तो उस टाइप का बना सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टफ नहीं जाएगा, आपको जनरली इस तरह से करना रहेगा। लेकिन कभी कभार गया तो मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको एरिया की इक्वेशन, आपको मतलब प्लेन की इक्वेशन निकालना आएगी, तो वहां से आप इजीली निकाल सकते हो। अब इसके आगे में बढ़ता हूं, इसके आगे में बढ़ता हूं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप का होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया? दो टाइप का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव outward from a surface, then the electric flux passes through it is known as पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, सरफेस से बाहर की तरफ जाती है, तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये आपकी क्या है? सरफेस है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर की तरफ जा रही है, तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस से ही लेना देना नहीं है आपका। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर अपन बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes inside a surface, then electric flux linked to it is known as नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बॉडी में अंदर की तरफ जाएंगी तो उससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। बाहर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और अंदर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान के चलो कोई क्लोज बॉडी है, ठीक है, उसमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब बाहर जाने वाली में से अंदर जाने वाली को घटाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इस पर एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि अगर आप किसी बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, शब्द सुनना, कहां पर? किसी क्लोज बॉडी को, पहली बार क्लोज बॉडी को कहां पर रख रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, एक इस तरह करके पॉइंट लिखवा रहा हूं और उसके बाद में थोड़ा सा और इस पे आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, कई और चीजें भी आपको करवाऊंगा, न्यूमेरिकल यहाँ पर करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे बढ़ने से पहले कई सारे क्वेश्चन मेरे को करवाने पड़ेंगे। तो पहले आपको मैं बात कर रहा हूं, स्टार्ट करके लिख रहा हूं, इफ एनी क्लोज बॉडी is placed in uniform electric field, then electric flux passes through it is zero। ठीक है, यानी कोई सी भी क्लोज बॉडी ली, उसको कहां पर रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये बॉडी है, कंडक्टर नहीं है, इसलिए इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पास किया। अगर कंडक्टर होता तो केवल सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती और फिर सरफेस से ही बाहर चली जाती। ठीक है, अभी कंडक्टर नहीं है, केवल बॉडी बोली है, इसलिए इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो जितनी अंदर से जा रही है उतनी वापस से बाहर जा रही है। तो आपका जो नेट फ्लक्स होगा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कोई क्लोज बॉडी, पहली बात तो बॉडी कैसे होनी चाहिए, क्लोज। दूसरी बात, वो कहां पर रखी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होनी चाहिए। तो उससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपका अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given by E vector is equal to 2xi cap, then find out electric flux passes through a cube of length a meter placed such that its one face is at x is equal to a meter and perpendicular to x axis। ठीक है, वन फेस नहीं, फर्स्ट फेस। तो डायग्राम आप इमेजिन करो क्या है, ये 3D है। अगर ये x लेता हूं तो ये y और मेरे को ये z लेना पड़ेगा। ठीक है, ये रहता है क्रॉस प्रोडक्ट x से y, तो z इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या रखा, एक क्यूब रखा। क्यूब 3 डायमेंशनल बॉडी है, वो इस तरह से रखी गई है। ठीक है, कि जो आपका वन फेस है वो x बराबर कहां पर है, a पर है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, a है, तो दूसरा फेस कहां पर होगा, x बराबर 2a पर हो जाएगा। a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो पहला फेस है वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दूसरा फेस भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो चार होंगे वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएंगे। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, फाई बराबर फेस है आपका ये S1, ठीक है, ये S2, ये S3, ये S4, ये S5 और ये S6 फेस है। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे तुरंत ही समझ जाते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दो
फेस के क्या है पैरेलल, आई कैप बोला है तो एक्स एक्सिस के आपके क्या हो जाएगी अलॉन्ग हो जाएगी, तो दो फेस के परपेंडिकुलर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाकी के चार फेस के पैरेलल हो जाएगी। तो जिनके परपेंडिकुलर है मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा 90 नहीं, थीटा 0। फेस के परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा 0 और पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा 90। तो यहां पर क्या हो जाएगा फाई बराबर अपन बोलेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी क्योंकि एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, E1 S1 cos 0 प्लस E2 डॉट S2, E2 ये वेरिएबल है, डिस्टेंस के साथ चेंज होगी, लेकिन यहां पर cos क्या हो जाएगा 90, cos 90 हो गया तो वैसे भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस E3 डॉट S3 cos 90 प्लस E4 डॉट S4 cos 90 प्लस E5 डॉट S5 cos 90 और प्लस E2 E6 डॉट S6 cos 0। अच्छा एक चीज यहां पर देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में अंदर जा रही थी और आपका जो सरफेस का नॉर्मल है वो बाहर था, तो जो फर्स्ट केस में जो अपने 0 लिखा है वो एक्चुअल में क्या होना था 180, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो सरफेस में अंदर की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पहला वाला नेगेटिव हो जाएगा, या फिर आप एंगल को 180 रख के सॉल्व कर सकते हो। 0 रखोगे तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S4 इज इक्वल टू S5 इज इक्वल टू S6 इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का हर फेस का एरिया क्या होता है सेम होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी में क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर फाई बराबर रखते हैं तो पहला नेगेटिव हो जाएगा माइनस E1 कितना हो जाएगा, x की जगह पर a रखना पड़ेगा तो 2a, S1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos 180 इसलिए -1, ठीक है। बाकी क्या हो जाएंगे प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है। यहां पर E6 तो x की जगह पर क्या हो गया 2a, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2a फिर a स्क्वायर, तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2a क्यूब प्लस का 4a क्यूब, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 3a क्यूब, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसकी जगह पर क्यूब की जगह सिलेंडर भी रख सकता हूं, तो सिलेंडर में क्या होगा, पहले वाला फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेकेंड वाले फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, x1 प्लस उसकी लेंथ को क्या करेंगे ऐड हो जाएंगे, तो इससे क्यूब का भी वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो 0। अभी गॉस थ्योरम नहीं पढ़ाई, नहीं तो मैं इस पर एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर देता। तो ये क्वेश्चन याद रखना, जब मैं गॉस थ्योरम करवाऊंगा तो इस क्वेश्चन में मैं इसके इस क्यूब के अंदर चार्ज पूछूंगा, ठीक है। ये याद रखना चार्ज क्यू होगा, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 5 इंटू इप्सिलॉन नॉट, अभी बता रहा हूं क्यों होगा वो बता दूंगा। क्यू बराबर 5 इप्सिलॉन नॉट, तो आपका क्यू बराबर हो जाएगा 3 इप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये आपका चार्ज हो जाएगा। इस पर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये गॉस थ्योरम के बाद पूछा जाता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद रखना। और भी कई चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने पूछा एक सरफेस दे देता हूं, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता हूं, ठीक है। जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आ रही पैरेलली, यहां पर मैंने सेमी स्फीयर रख दिया, हेमी स्फीयर रख दिया, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया। क्या पूछ लिया, इस हेमी स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया, ठीक है। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे बोलेंगे 0, कि सर जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर भी जा रहा है। बेटा ये खोखला दिया है, क्लोज नहीं किया है। अगर मैं इसको
सॉलिड कर देता तो क्लोज हो जाता, तो फिर आपका जीरो हो जाता। मैंने इसको एक तरफ से ओपन ही किया है, तो इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो अभी नहीं होगा। दोनों तरफ से क्लोज होता तो आपका क्या हो जाता, जीरो। केवल हेमिस्फेरिकल शेल है तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम बता देते हैं। फाई बराबर आपने बताया ई डॉट एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फाई बराबर ई क्या हो गया, ई तो ई है, एस क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा, सर थीटा क्या है, नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रहा है, जीरो तो जीरो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये यहां पर एंगल जीरो हुआ, बाकी जगह पर एंगल क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये आंसर नहीं होगा। तो फिर आप इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ई डॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस सरफेस के कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। या फिर आप बोल सकते हो एस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा सकता है किसी भी बॉडी से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, जैसे मैं आपको बताता हूं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given by 2i cap plus 3j cap volt per meter, then find out electric flux passes through a plane of area 3 meter square and parallel to x axis। पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पैरेलल में और भी केस आपके आ सकते हैं, तो कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। तो आपका क्या है, ई वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ए आपको दे दिया, तो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस मतलब कि आपका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो एरिया हो जाएगा 3m स्क्वायर आई कैप, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिपेंड करता है कि दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, फाई पूछा है, तो फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां पर देखो, एक में आई है, एक्स में आई है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई के साथ हो जाता है, बाकी सब जीरो हो जाता है। जे का जे है ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 वोल्ट, 2 इंटू 3 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट मीटर, या फाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और भी कई टाइप के ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, गॉस थ्योरम पढ़ना है, लेकिन गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा जो आपको 11th में भी बताया जाता है, सॉलिड एंगल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, द थ्री डायमेंशनल एंगल
मेड बाय एनी सरफेस on a point is known as solid angle. किसी सरफेस के कारण किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, मतलब 3 डायमेंशनल एंगल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट क्या होती है? स्टेट रेडियन होती है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, यहां पर पॉइंट लिया, तो ये आपका जो 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा इसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। अगर सरफेस ds है तो इसको d ओमेगा से डिनोट करेंगे। अगर आपका सरफेस s होती तो ओमेगा से डिनोट करते। तो d ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? मान के चलिए सरफेस एरिया हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? इससे इसकी डिस्टेंस हो गई r, इस सरफेस का नॉर्मल ये हो गया n कैप, ये आपका r कैप। तो r और n के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो d ओमेगा बराबर क्या होता है? ds cos थीटा अपॉन r। क्या होता है? d ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अब किसी क्लोज सरफेस के कारण अगर सॉलिड एंगल निकालना है तो इंटीग्रेशन क्लोज d ओमेगा क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर 4 पाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्या होता है? इसको स्टार्ट करके लिख लेंगे, द सॉलिड एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस एट अ पॉइंट इज 4 पाई। ठीक, किसी क्लोज सरफेस के कारण किसी पॉइंट पर, उसके अंदर किसी पॉइंट पर जो बनने वाला सॉलिड एंगल होता है वो कितना हो जाता है? 4 पाई स्टेट रेडियन हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। अब अपन बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम, ठीक, गॉस थ्योरम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दो या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through any closed surface is 1 by epsilon naught times of total charge present inside it। लिख देता हूं, according to Gauss theorem the total electric flux और total number of electric field line passes through any closed surface is 1 by epsilon naught times of total charge present inside it। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोल रही है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है, टोटल चार्ज, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सबको ऐड कर दो तो टोटल चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी क्या बोल रही है? गॉस थ्योरम बोल रही है। अब इसका डेरिवेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो दो तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? डेराइव कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक आज बताऊंगा, एक कल की क्लास के लिए अपन छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं, डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन। तो लेट अ क्लोज surface
in which a charge Q is placed at point O, ठीक है, a small surface of area ds is taken at r distance away from it such that r make an angle theta with its नॉर्मल। जो हमने माना है वो आपको समझा देता हूं। कोई सी भी क्लोज सरफेस ले ली, कैसी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर अंदर एक पॉइंट लिया O, ठीक है, जिसपे चार्ज क्या रखा Q। इस Q से R डिस्टेंस पे, कहीं पर भी हो सकता है, R इधर 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 कहीं पर भी ले सकते हैं। R डिस्टेंस पर एक छोटी सी सरफेस लेते हैं जिसका एरिया कितना है, ds है। इस तरह से लिया कि जो R है और इस सरफेस का नॉर्मल है n के, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through dx, तो dx से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा। सर थीटा आपने क्यों लिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज के कारण वो रेडियस के अलॉन्ग जाती है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो डी फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, उस पॉइंट चार्ज के कारण। तो आपका वेयर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये E हो जाएगी। अब हमको इस सरफेस, छोटी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लेना, हमको पूरी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है, ठीक है। तो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर इंटीग्रेशन होगा डी फाई का, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा E डॉट ds cos थीटा का। डी फाई का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, फाई, E की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है। तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि Q भी फिक्स है, आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है। चेंज क्या होगा, R, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी R भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चेंज क्या हो जाएगा, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, d ओमेगा। तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन d ओमेगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण किसी पॉइंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल। तो वो भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण किसी पॉइंट पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल क्या होता है, 4 पाई होता है। तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज सरफेस हो जाएगा। ये जो मैंने अभी ये करवाया गॉस थ्योरम, मोस्ट IMP क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए अगर 10 बार पेपर है तो 8 बार ये पूछा जाता है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसका डेरिवेशन आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसका एक और डेरिवेशन होता है जो जनरली CBSE वाले करवाते हैं,
ये एमपी बोर्ड में करवाया जाता है। देखो दोनों डेरिवेशन सही है, दोनों डेरिवेशन में कोई सा भी आप कर सकते हो, जो आपके स्कूल वाले आपको करवाएं वो आप ज्यादा प्रेफर करिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा, आप किसी भी डेरिवेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गॉस थ्योरम हो जाता है, ठीक है। आज अगर कोई डाउट रहता है, वैसे आज डाउट के लिए कुछ ऐसा बड़ा अपन पढ़ा नहीं है, पिछली 2-3 क्लासों में हाँ हो सकता था डाउट हो, कई बच्चों को आया भी, उन्होंने व्हाट्सएप पे क्वेरी भी की, उनको रिजोल्यूशन मैंने दे भी दिया है। अगर किसी को और भी डाउट आते हैं तो बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे ही चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। जब भी आपके पास कंटिन्यूसली वीडियो आ रही है, अगर नहीं किया है, आपकी किसी फ्रेंड ने ये लिंक भेजा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें, ठीक है। तो अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट में आपका बिल्कुल स्वागत रहेगा, बिल्कुल आप करिए, और कोई डाउट आता है तो पूछिए।